आमतौर पर जब उत्तर प्रदेश का जिक्र होता है ना, तो दिमाग में लहलहाते खेत आते हैं, गंगा यमुना के बड़े बड़े मैदान आते हैं, या फिर राजनीतिक हलचल याद आती है। हाँ, मतलब खदानों और खनिजों की बात तो बहुत ही कम होती है। बिल्कुल। तो इसीलिए आज के इस डीप डाइव का मिशन बहुत ही खास है। आज हम इन्हीं दस्तावेजों की परतें खोलने वाले हैं। और मकसद ये है कि यूपी के इस छिपे हुए खनिज खजाने को डिकोड किया जाए। एकदम सही, खासकर उन उम्मीदवारों के लिए जिन्हें एक ही जगह पर सटीक, विश्लेषणात्मक और याद रहने वाली जानकारी चाहिए। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये खजाना आखिर छिपा कहाँ है। देखिए, अगर पूरी राष्ट्रीय तस्वीर को देखा जाए तो भारत के कुल खनिज उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान लगभग 2.6% है। बस 2.6%? हाँ, और इस हिसाब से ये देश में 10वें स्थान पर आता है। ये आंकड़ा पहली नजर में बहुत विशाल नहीं लगता, लेकिन यहाँ सबसे हैरान करने वाला तथ्य कुछ और ही है ना? बिल्कुल। तथ्य ये है कि ये पूरा का पूरा खनिज भंडार पूरे राज्य में समान रूप से नहीं फैला है। ये मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के सिर्फ दक्षिणी हिस्से तक ही सीमित है, जिसे विंध्यन क्षेत्र कहा जाता है। हाँ, और इसमें केवल 10 जिले आते हैं। केवल 10 जिले? मतलब राज्य के बाकी 65 जिलों में, जहाँ पूरा मध्य मैदानी इलाका और ऊपर का हिमालयी तराई क्षेत्र आता है, वहाँ खनिजों के नाम पर कुछ खास नहीं है। ना के बराबर है। ऐसा क्यों है? मतलब प्रकृति ने ये बंटवारा किस आधार पर किया है, मैं ये सोच रही थी। इसके पीछे का जो विज्ञान है ना, वो बहुत ही तार्किक है। देखो, मध्य यूपी का जो विशाल मैदानी इलाका है, वो असल में नदियों द्वारा लाई गई हजारों मीटर गहरी जलोढ़ मिट्टी से बना है, जिसे एलुवियल सॉइल कहते हैं। एकदम सही। ये मिट्टी खेती के लिए तो दुनिया की सबसे बेहतरीन जमीनों में से एक है, लेकिन इसके नीचे की जो चट्टानें हैं, वो इतनी गहराई में दब चुकी हैं कि वहां से खनिज निकालना बिल्कुल व्यावहारिक नहीं है। अच्छा, तो मतलब कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाएगी। बिल्कुल। और दूसरी ओर विंध्यन पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी और कठोर भूगर्भीय संरचनाओं में से एक है। यहाँ चट्टानें सतह पर ही मौजूद हैं। और लाखों सालों के भूगर्भीय बदलावों ने इन चट्टानों के भीतर खनिजों को पूरी तरह से पका दिया है। बिल्कुल सही कहा आपने। वाह, ये सच में एक अद्भुत संतुलन है। मतलब प्रकृति ने राज्य के बीच के हिस्से को खेती के लिए एक उपजाऊ मैदान दे दिया और नीचे के पठारी हिस्से को उद्योगों के लिए खजाना बना दिया। और इस खजाने के प्रबंधन का अपना एक पूरा इतिहास रहा है। हाँ, दस्तावेजों को गहराई से देखने पर पता चलता है कि 1963 में भूतत्व एवं खनिक कर्म निदेशालय की स्थापना हुई थी। और फिर 1974 में राज्य खनिज विकास निगम बना। लेकिन जो सबसे बड़ा गेम चेंजर था, वो था 29 दिसंबर 1998 का दिन, जब प्रथम खनिज नीति आई और इसे उद्योग का दर्जा दिया गया। उद्योग का दर्जा मिलना किसी भी क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर होता है। वो कैसे? क्योंकि उससे पहले खनन एक बहुत ही असंगठित गतिविधि थी। उद्योग का दर्जा मिलने का सीधा सा अर्थ यह था कि अब इस क्षेत्र को वित्तीय संस्थानों और बैंकों से लोन मिल सकता था। अच्छा, और इसमें कॉरपोरेट निवेश भी आ सकता था? बिल्कुल। और इसे चलाने के लिए श्रम कानून यानी लेबर लॉज भी लागू हो सकते थे। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा असहमत होना चाहूंगी। बताइए। देखिए, कागजों पर नीतियां बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत हमेशा अलग ही होती है। 1998 से लेकर आज हम 2025 तक आ गए हैं। जी हाँ। और हम सभी जानते हैं कि अवैध खनन एक बहुत पुरानी और गहरी समस्या रही है। हाँ, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तो 2025 के ब्लूप्रिंट में एक बड़ा अपडेट ये है कि राज्य सरकार के $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के तहत माइन मित्रा यानी माइन मित्रा ई पोर्टल को अनिवार्य कर दिया गया है। जी हाँ। लेकिन क्या सच में सिर्फ एक वेबसाइट या पोर्टल बना देने से दशकों पुराना माफिया रातों रात खत्म हो जाएगा? मुझे इस पर थोड़ा डाउट है। देखिए, ये एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल है। कोई भी सॉफ्टवेयर अपने आप में जादू की छड़ी तो नहीं होता। बिल्कुल नहीं। लेकिन ये जो माइन मित्रा पोर्टल है, ये सिर्फ एक वेबसाइट नहीं है। ये एक पूरा इकोसिस्टम है जो डिजिटल फुटप्रिंट पर काम करता है। डिजिटल फुटप्रिंट? हाँ, ये खनन के पट्टों की ई नीलामी से लेकर खदान से निकलने वाले हर एक ट्रक के लिए ईटीपी जारी करता है। ईटीपी मतलब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिट पास? एकदम सही। अब इसे ऐसे समझना चाहिए, अगर किसी ट्रक का चालान डिजिटल रूप से जनरेट नहीं हुआ है और वो जीपीएस ग्रिड पर ट्रैक नहीं हो रहा, तो सिस्टम उसे तुरंत अवैध मान लेगा। बिल्कुल। मतलब ये पूरी सप्लाई चेन को जियो फेंसिंग और ट्रैकिंग के दायरे में ला रहा है। जी। जब हर चेक पोस्ट पर बारकोड स्कैन हो रहा हो तो सिस्टम को चकमा देना बहुत मुश्किल हो जाता है।
सही बात है। और $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लिए राजस्व के हर एक पैसे की चोरी रोकनी होगी। ये पोर्टल उसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तो अगर इस व्यवस्था से राजस्व बढ़ भी गया, तो उस पैसे और विजन का सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन है? इसका सीधा सा जवाब है ऊर्जा। बिल्कुल। बिना ऊर्जा के वो 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाएगा। और जब यूपी में ऊर्जा को चलाने वाले खनिजों की बात होती है, तो कहानी पूरी तरह से दो अलग-अलग छोरों पर जाकर टिक जाती है। एक तरफ काला कोयला और दूसरी तरफ भविष्य की ऊर्जा का स्रोत यूरेनियम। हाँ, यूरेनियम। भूगर्भीय दृष्टि से देखा जाए तो ये दोनों बिल्कुल अलग तरह के चट्टानी क्षेत्रों में मिलते हैं। अगर हम कोयले की बात करें तो ये सोनभद्र के निचले गोंडवाना क्षेत्र में केंद्रित है, विशेषकर सिंगरौली इलाके में, है ना? हाँ, सिंगरौली। यहाँ गोंडवाना काल की चट्टानें हैं, जहाँ करोड़ों साल पहले घने जंगल जमीन के नीचे दब गए थे और फिर भारी दबाव के कारण वो कोयले में बदल गए। और यहाँ कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा बड़े पैमाने पर खनन किया जाता है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि ये कोयला खदान से निकलकर किसी दूसरे राज्य में नहीं जाता। नहीं, ये सीधे पास के ही ओबरा ताप विद्युत गृह यानी ओबरा थर्मल पावर प्लांट में चला जाता है। इसे तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं? कि मुहाने पर ही बना दिया जाए। अच्छा, जिससे बिजली बनती है और फिर ट्रांसमिशन लाइनों के जरिए पूरे राज्य में सप्लाई की जाती है। एकदम सही। कोयले का गणित तो समझ में आता है, लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है यूरेनियम। वो क्यों? क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में यूरेनियम पर केवल और केवल ललितपुर जिले का एकाधिकार है। मतलब राज्य के बाकी 74 जिलों ने कहीं नहीं, सिर्फ ललितपुर में। ऐसा क्यों? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। ललितपुर की उस जमीन में ऐसा क्या विशेष है? इस क्यों का जवाब भूविज्ञान के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू में छिपा है। ललितपुर भौगोलिक रूप से उत्तर प्रदेश के नक्शे में नीचे की तरफ मध्य प्रदेश की सीमाओं के बीच एक प्रायद्वीप की तरह लटका हुआ है। हाँ, नक्शे में वो एकदम अलग सा दिखता है। और ये क्षेत्र बुंदेलखंड क्रेटन का हिस्सा है। मुझे आपको रोकना पड़ेगा। ये क्रेटन क्या होता है? इसे थोड़ा सरल भाषा में डिकोड करना होगा। देखिए, बुंदेलखंड क्रेटन को ऐसे समझें कि ये धरती के निर्माण के शुरुआती समय का एक बहुत पुराना जमा हुआ लावा का टुकड़ा है। अच्छा। ये अरबों सालों से वहां स्थिर है। ये प्राचीन आग्नेय यानी इग्नियस और कायांतरित यानी मेटामॉर्फिक चट्टानों से बना है। और यूरेनियम जैसी भारी और रेडियोधर्मी धातुओं के निर्माण के लिए जिस अत्यधिक भूगर्भीय दबाव और तापमान की आवश्यकता होती है ना, वो विशेष सिग्नेचर या निशान पूरे यूपी में केवल ललितपुर की उन विशिष्ट चट्टानों में ही मौजूद है। एकदम सही पकड़े आप। वाओ, ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे ललितपुर की जमीन अपने आप में एक प्राचीन प्रयोगशाला हो, जहां अरबों साल से यूरेनियम पक रहा था। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर हम 2025 की ऊर्जा नीति के एक बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा केंद्रित अपडेट की बात करें, तो सिंगरौली कोल ब्लॉक में अब एक नया तकनीकी बदलाव आ रहा है। जी हाँ, AI और ड्रोन्स वाला बदलाव। हाँ, वहां कार्बन उत्सर्जन और प्रदूषण मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए AI और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। ये कैसे काम करता है? ये तकनीकी एकीकरण का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। इसे ऐसे समझा जा सकता है, पहले पर्यावरण मानकों की जांच कैसे होती थी? कोई अधिकारी जाता होगा, कागजों पर रिपोर्ट बनती होगी। बिल्कुल, या कभी कभारी कोई निरीक्षण होता था। लेकिन अब ड्रोन्स थर्मल इमेजिंग कैमरों के जरिए आसमान से ये देख सकते हैं कि किस खदान या पावर प्लांट से कितना प्रदूषण या कोयले की धूल हवा में उड़ रही है। वाओ, और फिर AI उसका एनालिसिस करता है। हाँ, AI उस विजुअल डेटा का रियल टाइम में विश्लेषण करता है और अगर प्रदूषण तय सीमा से ज्यादा है तो सिस्टम तुरंत अलर्ट जारी कर देता है। कमाल की तकनीक है। तो ये तो बात हुई राज्य को रोशन करने वाली ऊर्जा की, लेकिन उन खनिजों का क्या जो भौतिक रूप से नए उत्तर प्रदेश का निर्माण कर रहे हैं? आप बुनियादी ढांचे की बात कर रही हैं। हाँ, चलिए इंफ्रास्ट्रक्चर और भविष्य के उस सिलिकॉन बूम की ओर चलते हैं जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सबसे जरूरी खनिजों में चूना पत्थर, जिसे लाइमस्टोन कहते हैं, और डोलोमाइट का नाम सबसे ऊपर आता है। और ये कहाँ मिलते हैं? मिर्जापुर का गुरुमा, कनाच, बापूहौती क्षेत्र और सोनभद्र का कजराहट इसके प्रमुख केंद्र हैं। और ये जानकर बेहद हैरानी होती है कि उत्तर प्रदेश चूना पत्थर के संचित भंडार के मामले में देश में दूसरा स्थान आता है। पूरे देश में दूसरा स्थान? ये तो एक बहुत बड़ा तथ्य है। जी हाँ। और चूना पत्थर सीधे तौर पर सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है, लेकिन ये डोलोमाइट का क्या काम है? डोलोमाइट भी एक उच्च स्तर का खनिज है जो मिर्जापुर के कजराहट, सोनभद्र और बांदा में मिलता है। इसका मुख्य उपयोग इस्पात यानी स्टील उद्योग में
फ्लक्स के रूप में होता है। फ्लक्स मतलब अशुद्धियों को बाहर निकालने वाला कोई तत्व। बिल्कुल सही। देखिए, जब लोहे को भट्ठी में पिघलाया जाता है तो डोलोमाइट को उसमें मिलाया जाता है ताकि लोहे की अशुद्धियां अलग होकर तैरने लगे और उन्हें आसानी से हटाया जा सके। अच्छा, तो ये सफाई का काम करता है। हाँ, इसके अलावा इसका उपयोग ऐसी विशेष ईंटें बनाने में भी होता है जो औद्योगिक भट्टियों का अत्यधिक तापमान सह सके। समझ गई। और 2025 का एक बड़ा अपडेट ये भी है कि यूपी के नए एक्सप्रेसवे नेटवर्क, विशेषकर गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण को गति देने के लिए विंध्य क्षेत्र में चूना पत्थर के ब्लॉकों की ई नीलामी बहुत तेज कर दी गई है। बिल्कुल। मतलब बुनियादी ढांचे की रफ्तार अब सीधे तौर पर इस ई नीलामी की पारदर्शिता पर निर्भर है। एकदम सही बात है। लेकिन अब उस खनिज की बात करना जरूरी है जिसने इस पूरे दस्तावेज में मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया है। कांच बालू? हाँ, कांच बालू, या जिसे ग्लास सैंड कहते हैं। ये उत्तर प्रदेश का एक और एकाधिकार वाला क्षेत्र है। कांच बालू के उत्पादन में यूपी देश में अग्रणी स्थान पर है। और ये मिलता कहाँ है? ये मुख्य रूप से गंगा और यमुना के नदी तल से प्राप्त होता है, खासकर प्रयागराज, बांदा, चित्रकूट और मऊ जिलों में। यहाँ ये समझना बहुत ही दिलचस्प है। आमतौर पर जब लोग प्रयागराज जाते हैं, नदियों के किनारे टहलते हैं, तो उस रेत को बहुत ही सामान्य सी चीज मानते हैं। बिल्कुल, किसी का ध्यान नहीं जाता। लेकिन 2025 के ब्लूप्रिंट के अनुसार राज्य की नई सेमीकंडक्टर और सोलर पैनल नीतियों के कारण इसी उच्च गुणवत्ता वाली कांच बालू यानी सिलिका की मांग में भारी उछाल आया है। बहुत बड़ा उछाल आया है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी पुरानी ब्लैक एंड वाइट टीवी की स्क्रीन बनाने वाली साधारण सी रेत को अचानक से क्वांटम कंप्यूटर के एडवांस्ड माइक्रोचिप में बदल दिया गया हो। ये रूपक एकदम सटीक बैठता है। साधारण बालू और इस कांच बालू में जो सबसे बड़ा फर्क है ना, वो है इसकी शुद्धता का। अच्छा। देखिए, सेमीकंडक्टर चिप्स हों या फिर घरों की छतों पर लगने वाले सोलर पैनल, इनके निर्माण के लिए बेहद शुद्ध सिलिकॉन की जरूरत होती है। हाँ, और ये सिलिकॉन इसी सैंड से मिलता है। हाँ, ये शुद्ध सिलिकॉन उच्च गुणवत्ता वाली सिलिका से ही निकाला जा सकता है। जो रेत कभी सिर्फ कांच की चूड़ियां या खिड़कियों के शीशे बनाने के काम आती थी, आज वो 21वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी क्रांति का मुख्य आधार बन गई है। ये सच में एक गजब का बदलाव है। प्रचुर मात्रा में मौजूद इन खनिजों को समझने के बाद अब चर्चा का रुख अभाव के अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स ऑफ स्कैर्सिटी की ओर मोड़ना जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि जो संसाधन राज्य के पास नहीं है वो भी अर्थव्यवस्था की दिशा और रणनीतियों को गहराई से प्रभावित करते हैं, है ना? एकदम सही। अगर हम अभाव की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी कमी लौह अयस्क यानी आयरन ओर की है। अच्छी क्वालिटी के लोहे की भारी कमी है। राज्य में इसके केवल निम्न कोटि के छुटपुट भंडार ही पाए जाते हैं। तो फिर निर्माण और उद्योगों की इतनी बड़ी जरूरत कैसे पूरी होती है? इसके लिए यूपी को मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार जैसे पड़ोसी राज्यों से लोहा आयात करना पड़ता है। समझी। लेकिन जो कच्चा माल राज्य के भीतर ही मिलता है, उसका भी एक अपना अलग ही लॉजिक है। मैंने दस्तावेजों में पढ़ा कि बॉक्साइट जो एल्यूमिनियम बनाने के काम आता है, वो चित्रकूट जिले में निकलता है। जी हाँ। लेकिन वो सीधा मिर्जापुर के रेणुकूट में स्थित हिंडाल्को एल्यूमिनियम फैक्ट्री में जाता है। बिल्कुल जाता है। तो यहाँ एक सवाल उठता है, ये लॉजिक कुछ अजीब नहीं है? जब कच्चा माल चित्रकूट में निकल रहा है तो फैक्ट्री वहीं क्यों नहीं लगाई गई? इसे मिर्जापुर क्यों भेजा जाता है? देखिए, ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और इसका जवाब इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी में छिपा है। वो कैसे? बॉक्साइट को पिघलाकर उससे एल्यूमिनियम निकालने की जो प्रक्रिया होती है ना, जिसे स्मेल्टिंग कहते हैं। हाँ, स्मेल्टिंग। उस प्रक्रिया में बहुत ही भारी मात्रा में निर्बाध बिजली की आवश्यकता होती है। अब चित्रकूट में बॉक्साइट तो है, लेकिन इतनी सस्ती और भारी मात्रा में बिजली नहीं है। ओहो। और दूसरी तरफ रेणुकूट जो मिर्जापुर में है, वहां पास के ही रिहंद बांध से पनबिजली और ओबरा से थर्मल पावर आसानी से मिल जाती है। अच्छा, तो ये बात है। ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि उद्योग वहीं स्थापित होते हैं जहां कच्चा माल और ऊर्जा का सबसे अच्छा संगम होता है। एकदम सही। मतलब ऊर्जा की उपलब्धता ने कच्चे माल की लोकेशन को हरा दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर आता है तांबा यानी कॉपर, जो एक बार फिर ललितपुर के सोनराय क्षेत्र में केंद्रित है। जी। लेकिन अब इस विश्लेषण के उस हिस्से पर आते हैं जो सबसे ज्यादा रोमांचक है। बहुमूल्य और दुर्लभ खनिज। हाँ, क्या सच में यूपी की नदियों में सोना मिलता है? अगर हम वैज्ञानिक और भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करें तो हाँ, इसे तकनीकी शब्दावली में प्लेसर डिपॉजिट्स कहा जाता है। प्लेसर डिपॉजिट्स? हाँ,
शारदा और रामगंगा नदियों की रेत में स्वर्ण कण पाए जाते हैं। लेकिन ये सोना नदियों में आता कहाँ से है? इसका मैकेनिज्म बहुत रोचक है। देखिए, जब नदियां ऊंचे पहाड़ों से नीचे उतरती हैं तो अपने तेज बहाव के साथ वे उन चट्टानों को काटती हुई लाती हैं जिनमें सोने की नसें यानी गोल्ड वेन्स होती हैं। अच्छा। समय के साथ वे चट्टानें टूटकर रेत बन जाती हैं। और चूंकि सोना एक बहुत भारी धातु है, तो जब नदी मैदानी इलाकों में आकर धीमी होती है या घुमाव लेती है, तो ये भारी स्वर्ण कण पानी के साथ बहने के बजाय किनारों पर रेत के साथ जमा हो जाते हैं। बिल्कुल सही। और बात सिर्फ सोने की नहीं है। दस्तावेजों में ये भी स्पष्ट है कि बांदा जिले और मिर्जापुर के जंगली क्षेत्रों में विंध्यन कांग्लोमरेट चट्टानों में हीरे भी पाए जाते हैं। डायमंड्स, जी हाँ। और एक बार फिर ललितपुर का नाम आता है, जहां हालिया खोजों में प्लैटिनम के ट्रेस भी पाए गए हैं। ललितपुर सच में एक भूवैज्ञानिक खजाना साबित हो रहा है। पहले यूरेनियम, फिर तांबा और अब प्लैटिनम। और जो 2025 का सबसे बड़ा अपडेट है ना, वो विज्ञान और प्राचीन खजाने की खोज का एक अद्भुत संगम है। आप सैटेलाइट मैपिंग की बात कर रही हैं? हाँ, नदियों के रेत में मौजूद इन बहुमूल्य खनिजों की सटीक वैज्ञानिक मैपिंग के लिए अब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की सैटेलाइट इमेजरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। मतलब अंतरिक्ष से नदियों में सोना ढूंढा। ये काम कैसे करता है? इसे रिमोट सेंसिंग और स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए किया जाता है। अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट्स खास तरह के सेंसर का उपयोग करते हैं। देखिए, हर खनिज प्रकाश और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों को एक अलग तरीके से परावर्तित करता है, जिसे उसका स्पेक्ट्रल सिग्नेचर कहते हैं। अच्छा, हर खनिज का अपना एक अलग सिग्नेचर होता है। बिल्कुल। सैटेलाइट इन तरंगों को पकड़कर एक नक्शा बनाते हैं, जिससे जमीन पर मौजूद वैज्ञानिकों को ये पता चल जाता है कि नदी के किस घुमाव पर या किस इलाके में भारी धातुओं का जमाव सबसे अधिक है। ये तकनीक तो समय और पैसा दोनों बचाती होगी। बहुत ज्यादा। इसके साथ ही भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI ने बुंदेलखंड क्षेत्र में क्रिटिकल मिनरल्स की गहरी खुदाई, जिसे डीप सीटेड एक्सप्लोरेशन कहते हैं, वो भी शुरू कर दी है। हाँ, क्रिटिकल मिनरल्स आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था और भू राजनीति का सबसे अहम शब्द बन चुका है। इसमें क्या क्या आता है? इसमें लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे खनिज आते हैं, जो भविष्य की EV बैटरी, इलेक्ट्रिक वाहन और रक्षा उपकरणों के लिए बेहद जरूरी हैं। और अभी तो भारत इन खनिजों के लिए आयात पर ही बहुत अधिक निर्भर है। बिल्कुल। इसलिए बुंदेलखंड में इनकी खोज भारत को इस निर्भरता से आजाद करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। तो अब तक के इस विश्लेषण में हमने ऊर्जा से लेकर बुनियादी ढांचे तक और अभाव से लेकर बहुमूल्य खजानों तक बहुत सी परतें खोली हैं। जी। अगर इन सारी बिखरी हुई जानकारियों को एक मानसिक नक्शे यानी मेंटल मैप में बैठाना हो, ताकि परीक्षा में या सामान्य समझ के लिए ये जानकारी हमेशा याद रहे, तो इसे कैसे देखा जाना चाहिए? देखिए, तथ्यों को रटने के बजाय उनके पीछे का विज्ञान समझना और उन्हें क्लस्टर्स या समूहों में बांटना सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। अगर हम जिलावार क्लस्टर बनाते हैं तो पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। तो चलिए इस मानसिक नक्शे को बनाते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण है ललितपुर क्लस्टर। ललितपुर को दुर्लभ और ऊर्जा हब के रूप में याद रखना चाहिए। ये पूरे राज्य का एकमात्र ऐसा जिला है जहां यूरेनियम है। और इसके साथ ही यहाँ सोनराय क्षेत्र में तांबा है और अब प्लैटिनम के भी निशान मिले हैं। बिल्कुल। ये प्राचीन बुंदेलखंड क्रीटन का सबसे अमीर हिस्सा है। दूसरा है सोनभद्र क्लस्टर। सोनभद्र को हम ऊर्जा और अवसंरचना हब कह सकते हैं। यहाँ गोंडवाना चट्टानों का कोयला है, जो सीधे पावर प्लांट्स में जाता है। और इसके अलावा यहाँ भारी मात्रा में चूना पत्थर है, जो सीमेंट उद्योग को चलाता है। और मिर्जापुर के साथ मिलकर यहाँ संगमरमर भी मिलता है। एकदम सही। फिर आता है मिर्जापुर क्लस्टर। मिर्जापुर में एस्बेस्टॉस मिलता है, जो आग से न जलने वाले और ताप सही उपकरण बनाने के काम आता है। इसके अलावा यहाँ बलुआ पत्थर यानी सैंडस्टोन और हीरा भी मौजूद है। बांदा क्लस्टर भी रणनीतिक रूप से बहुत अहम है ना? बिल्कुल। बांदा में आपको हीरा मिलेगा। इसके साथ ही यहाँ रॉक फॉस्फेट मिलता है, जो उर्वरक बनाने और कृषि में अम्लीय मृदा यानी एसिडिक सॉइल के उपचार में बहुत काम आता है। और चूंकि ये गंगा यमुना बेल्ट का हिस्सा है, इसलिए यहाँ काच बालू भी प्रचुर मात्रा में है। जी हाँ, ग्लास सैंड। और अंत में झांसी और हमीरपुर क्लस्टर। इन क्षेत्रों में जिप्सम, सेलखड़ी, डायस्पोर और पायरोफिलाइट मिलते हैं। ये पायरोफिलाइट क्या होता है? पायरोफिलाइट का उपयोग मुख्य रूप से कीटनाशकों के निर्माण में होता है,
जो उत्तर प्रदेश जैसे कृषि प्रधान राज्य के लिए बहुत ही उपयोगी है। परीक्षा की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए एक बेहद ज़रूरी रणनीति ये है कि सुमेलित करें, यानी मैच द फॉलोइंग वाले प्रश्नों पर खास ध्यान दिया जाए। बिल्कुल। अक्सर परीक्षा में ललितपुर का यूरेनियम के साथ और सोनभद्र का कोयले के साथ सीधा संयोजन पूछा जाता है। और देखिए, जब किसी को ये पता होता है कि कोयला सोनभद्र में ही क्यों है, गोंडवाना चट्टानों के कारण, हाँ, और यूरेनियम ललितपुर में ही क्यों है, प्राचीन क्रेटन के कारण। बिल्कुल, तो परीक्षा के भारी तनाव के बीच भी गलतियां होने की संभावना लगभग खत्म हो जाती है, क्योंकि तब केवल तथ्य याद नहीं किए जा रहे होते, बल्कि उनके पीछे के वैज्ञानिक कारण समझ में आ चुके होते हैं। एकदम सही कहा आपने। आज की इस चर्चा ने यकीनन उत्तर प्रदेश को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया है। यूपी सिर्फ एक कृषि प्रधान राज्य या विशाल जनसंख्या का केंद्र नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसके विंध्यन पहाड़ों की गहरी परतों में और इसकी नदियों की तलहटी में भारत के औद्योगिक भविष्य का एक बहुत बड़ा ब्लूप्रिंट छिपा हुआ है। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो ई-नीलामी, एआई आधारित ड्रोन्स और सैटेलाइट मैपिंग जैसी तकनीकों के जरिए खुद को 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए तैयार कर रहा है। और ये देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि ये नीतियां जमीनी स्तर पर कितनी जल्दी और कितनी प्रभावी तरह से लागू होती हैं। सही बात है, क्योंकि योजनाएं कितनी भी अच्छी क्यों न हो, उनके क्रियान्वयन का तरीका ही किसी भी राज्य के असली भविष्य की दिशा तय करता है। अंत में आज के इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार सामने आता है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। अभी कुछ देर पहले बुंदेलखंड में जीएसआई द्वारा जिन नए क्रिटिकल मिनरल्स की खोज की बात हुई, हाँ, लिथियम और कोबाल्ट जैसे खनिज, क्या वे भविष्य की इलेक्ट्रिक गाड़ियों यानी ईवी बैटरियों के लिए सबसे जरूरी तत्व साबित हो सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये सोचना कितना अद्भुत है कि उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड क्षेत्र आज अपने सूखे और पानी की कमी के लिए देश भर में जाना जाता है, वो आने वाले कल में भारत के ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन का सबसे अमीर और शक्तिशाली केंद्र बन सकता है। इसी विचार के साथ आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही।